आज का ये जो वन शॉट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है भूगोल वाली पुस्तक का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव और प्रकृति के बीच में जो भी संयोजन हो रहा है उसे मानव भूगोल का दर्जा। उपजाऊ जमीन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन कृषि कर सकते हैं। मानव कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है, एक पिक्चर है, फोटोग्राफ है, इसमें हर एक व्यक्ति ने अलग वेशभूषा पहन रखी है। मानव अपने सांस्कृतिक आधार पर पूछते हैं कि नहीं प्राकृतिक वनस्पति को, तो ये क्या है, ये आपका पर्यावरण है। घर, गांव, शहर, सड़कें, रेल मार्ग, उद्योग, कारखाने मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये किन पर बनाए जा रहे हैं? जमीन पर बनाए जा रहे हैं। जमीन क्या है? प्रकृति है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि स्कूल आर्ट्स हिंदी मीडियम। और आज का ये जो वन शॉट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है भूगोल वाली पुस्तक का, जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल, है ना। अब मानव भूगोल की प्रकृति और इसका स्कोप क्या है, वो सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो मैं मेक श्योर करना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी इस पूरे के पूरे सेशन को पूरा देखें, मतलब डिटेल में देखें, है ना। और समझने का और इस पूरे के पूरे चैप्टर का विश्लेषण करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि तभी जाके ये क्लास जो है वो सफल हो पाएगी। ठीक है, चले। तो मानव भूगोल है क्या? देखो, जब आप कक्षा 11वीं में भूगोल पढ़ रहे होंगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो भी भूगोल वाला काम है, जो भी भूगोल वाला पर्सपेक्टिव है, उसमें आप वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे, मृदा के बारे में पढ़ रहे थे, जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे, पर्वतों के बारे में पढ़ रहे थे। पर अब ये जो मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम मानवीय स्तर पर भूगोल को पढ़ते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो भी संयोजन हो रहा है उसे मानव भूगोल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। अब देखो, मानव भूगोल की प्रकृति, या मैं कहूं मानव भूगोल का अर्थ है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब हम मानव भूगोल के अर्थ की बात करते हैं तो मानव भूगोल जो है, भूगोल की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जुड़ना, होना और प्रभावित करना दो अलग अलग बातें जरूर हैं, पर एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं, है ना। मानव कई आधारों पर पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण कई आधारों पर मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण सहित समझाता हूं कि मान लीजिए उपजाऊ जमीन है ना। उपजाऊ जमीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उपजाऊ जमीन में आपको क्या देखने को मिलेगा? उपजाऊ जमीन में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आप बहुत बेहतरीन कृषि कर सकते हैं। अब उपजाऊ जमीन में सबसे बेहतरीन मृदा कौन सी होगी? भारतीय अनुसार एक बार बात कर लेते हैं, जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा होगी। अब ये जो जलोढ़ मृदा है ये भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार वाले इलाके में पाई जाती है। तो यहां पर मनुष्य जो है कृषि गतिविधि जो है उसको बढ़ावा देगा। कृषि गतिविधि को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि वो बता सके कि किन आधारों पर यह गतिविधि आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब ये तो पर्यावरण ने मानवीय गतिविधि को प्रभावित किया, क्योंकि उपजाऊ जमीन थी, मानव ने खेतीबाड़ी कर ली। मानव कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है? मानव मान लीजिए कुछ ऐसे कार्यक्रम या क्रियाक्रम करता है, जैसे कि खनन करता है जमीन के अंतर्गत, तो मृदा अपरदन ज्यादा होता है। मृदा अपरदन ज्यादा होगा तो बाढ़ आने के चांसेस, सूखा पड़ने के चांसेस, बंजर जमीन के चांसेस प्रकृति में हो जाएंगे। तो एक दूसरे परस्पर निर्भर है। किस आधार पर? कि वो आसानी से सारी चीजों को सॉर्टेड तरीके से करे। सरल शब्दों में मानव भूगोल यह समझता है कि मनुष्य प्रकृति से क्या प्राप्त करता है और प्रकृति को कैसे बदलता है, और बदलती हुई प्रकृति मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हर एक चीज जो है वो चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है समय के अनुसार, है ना। और जब ये परिवर्तन बृहत स्तर पर होता है तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और उन बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि किस आधार पर आप काम करेंगे। ठीक है, चला जाए आगे। तो इतना हमने इस चीज से समझा, है ना। आसानी से आपको ये चीज समझ में आई होगी, जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक
पिक्चर है, फोटोग्राफ है, इसमें हर एक व्यक्ति ने अलग वेशभूषा पहन रखी है और अलग व्यक्ति जो है वो अलग अलग भारत के राज्य में भी मिलता है। जैसे कि पंजाबियों की वेशभूषा अलग होगी जो दक्षिण में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं उनसे, है ना। तो अलग अलग वेशभूषा का व्यक्ति अलग अलग संस्कृति को फॉलो कर रहा है और उनकी संस्कृति में प्रकृति से संबंधित चीजें भी अलग अलग हैं, है ना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, राजस्थान है ना, राजस्थान जो है, राजस्थान के अंतर्गत आप दो तीन चीजें देखेंगे। वहां पर जो वृक्ष है ना, वह वनस्पति है। इन दोनों पर क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग रूप में प्रभावित किया जाता है ना। वनस्पति और प्रकृति या वृक्ष को अलग अलग तरह से प्रभावित किया जाएगा। और यहां पर राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें पूजते हैं और ये क्या है, सांस्कृतिक आधार है। अब मुझे एक बात बताओ, लोग कौन है? लोग मानव हो गए। मानव अपने सांस्कृतिक आधार पर पूजते हैं किन्हें? प्राकृतिक वनस्पति को। तो ये क्या है? ये आपका पर्यावरण है। तो क्या इन दोनों के बीच में तालमेल बैठ रहा है? सीधे तौर पर क्या तालमेल बैठाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल बैठ रहा है ना। उसी को जब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, उसे ही मानव भूगोल के नाम से जाना जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखोगे बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी अभी तक, ठीक है। अब मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का संबंध जो है वो अलग अलग आधार पर दर्शाया जाता है। जाहिर सी बात है, घर, गांव, शहर, सड़कें, रेल मार्ग, उद्योग, कारखाने मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है, ये सारे मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। घर, गांव, शहर, सड़कें, है ना। अब ये किन पर बनाए जा रहे हैं? जमीन पर बनाए जा रहे हैं। जमीन क्या है? प्रकृति है। उसको अगर आप चेंज करेंगे वो अलग चीज है ना। तो प्रकृति का एक हिस्सा है जमीन, उस पर मानव जो है अपनी सहूलियत के अनुसार चीजों का निर्माण कर रहा है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। अब देखो क्या होता है, लेकिन इन सब के निर्माण से उपयोग होने वाले संसाधन जैसे भूमि, जल, खनिज, वन आदि प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। वही मैं बात कह रहा हूं, जमीन, पानी। अब जाहिर सी बात है, सड़कों को बनाने के लिए वो एक पूरा का पूरा जो है मिक्सचर आपको तैयार करना पड़ता है, उसमें पानी लगता है, वो भी आपकी प्रकृति दे रही है। उसमें जो खनिज संसाधन लगेंगे वो भी आपको जमीन प्रोवाइड कर रही है। वन से लकड़ियां आती हैं, जैसे पहले रेलवे ट्रैक जो थे वो लकड़ियों के बने होते थे, है ना। तो ये प्राकृतिक आधार पर मिल रहा है आपको। तो इन सभी को ध्यान में रखकर चीजें करी जाती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल इतना मैं कह रहा हूं कि अब समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब थोड़ा सा जब आप आगे देखते हो तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है ना। ठीक है, डन। तो एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेकेंड रुक जाइए। ओके, इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन की आधारशिला है और मानव उसी आधार पर विकास जो है वो करता है। इसी आधार पर मानव का विकास होगा, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। मानव का प्राकृतिकीकरण। मानव का प्राकृतिकीकरण, है ना। मानव का प्राकृतिकीकरण क्या है? देखो प्रारंभिक काल में मनुष्य के पास बहुत कम तकनीक थी, है ना, बहुत कम तकनीक थी। अब वो बहुत कम तकनीकों से अपने जीवन को आसान बनाने के संदर्भ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, है ना। जैसे कि आपने अगर क्लास 11th में हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने विभिन्न प्रकार की चीजें देखी होंगी। अब उस ऐतिहासिक स्तर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मानव पहले होमोनाइट, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस इसके नाम से जाना जाता था। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, समझ में आ रहा होगा मुझे, है ना, अगर आप नहीं समझते हैं तो। पर देखिए, अब इनके
जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी इन सभी मानवों की वो अलग अलग थी, अलग अलग विशेषताओं को दर्शाया जाता था, अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता था, ठीक है ना। तो वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और उसके नियमों का पालन जो है वो करता था। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सभी के सभी। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु और भू आकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती थी, है ना। मानव जीवन का नियंत्रण ये सभी जो है वो इस आधार पर ही क्या था, व्याकुल रूप से था। ध्यान रखना है। तो मानव का प्राकृतिकीकरण कब से हुआ? जब मानव इस धरती पर जन्म लेता है, उसके पास तकनीक नहीं थी, तो उसने प्रकृति को अपना सहारा बनाकर प्रकृति से अपनी संसाधन जुटाने का प्रयास किया। जैसे कि आप आदि मानव के लिए क्या पढ़ते होंगे? कंदमूल। कंदमूल आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कंदमूल, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो मानव के द्वारा की जाती थी विभिन्न स्तरों पर। अब तकनीक की भूमिका देखते हैं। अब देखो, तकनीक तो विभिन्न प्रकार की अपनाई जाती है मानव के द्वारा, विभिन्न प्रकार के चीजों को देखकर अपनाई जाती है तकनीक, है ना। तो उन सभी का सहारा लेकर मानव ने प्राकृतिक नियमों को समझना शुरू किया, तब तकनीक का विकास हुआ। जैसे कि आज आपको पता लग जाता है, आपके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, इतने ज्यादा गर्मी के मौसम में भी बारिश होगी या नहीं होगी, आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाती है, आपके मोबाइल पर आ जाती है यार, है ना। तो ये क्या है? तकनीक है। और तकनीक का विकास कैसे हुआ? जब हमने प्रकृति को समझा, हमने ये देखा कि जिस समय आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र कहीं पर ज्यादा बन गया है, तो उच्च वायुदाब से वायु उड़कर आएगी और वो यहां पर संघनित होगी, ऊपर जाएगी, वर्षा करेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रकृति को समझने के बाद आया और उस आधार पर आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आज वर्षा होने वाली है नहीं होने वाली है। जैसे घर्षण और ऊष्मा की समझ से आग की खोज जो है वो संभव हुई थी, है ना। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तकनीक किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर जो है वो बताती है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि यह कितना विकास के रूप में आपको हेल्प करेगा भी या नहीं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण आधार पर किस चीज को बताती हैं? ये जताती है कि तकनीक एक महत्वपूर्ण आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। चला जाए आगे चलते हैं। पर्यावरण निर्धारणवाद। अब देखो, यहां पर हम इस चैप्टर के उन महत्वपूर्ण तथ्यों या उन महत्वपूर्ण बातों पर आ गए हैं जो कि ये चैप्टर आपको समझाना चाह रहा है। देखो, पर्यावरण निर्धारणवाद को अंग्रेजी में कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या है कि इस विचार के अनुसार मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। अब देखो, आज के टाइम में कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आप बहुत ही थोड़ा एक्सट्रीम जा रहे हैं। एक्सट्रीम जाने का मतलब क्या है? बहुत ही अंत तक जा रहे हैं कि सारा का सारा मनुष्य जीवन प्रकृति पर निर्भर है। इस विचार से उसी विचार को पर्यावरण निर्धारणवाद आगे बढ़ाता है। मतलब आज के टाइम में ऐसे नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि पूरा का पूरा तरीका मतलब जीवन प्रकृति पर निर्भर कैसे हो सकता है? कुछ कुछ चीजें अलग भी तो हो सकती हैं बिल्कुल, है ना। प्रारंभिक मानव समाज इसी अवस्था में था। प्रारंभिक मानव समाज के बारे में मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, प्रारंभिक मानव समाज में मानव के पास चिंतन नहीं था। मानव के पास चिंतन की अनुपस्थिति थी, ठीक है। और जब यह प्रॉब्लम मानव के पास आई तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, ठीक है। तो उस समय मानव के पास दिमाग नहीं था, चीजें कैसे करी जाए। उसे जो जो चीजें मिलती गई उस आधार पर उन चीजों को वो करता गया और उस आधार पर देखता गया कि कैसे इसका मैं लाभ उठा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य को भूख लगी, जंगल में देखा, उसने कुछ फूल या सब्जियां देखी कंदमूल के नाम से, है ना। कंदमूल तो बाद में उन्हें कहा गया। उसने उसे जब कंज्यूम किया, उपभोग किया जब उसका, तो उससे पता लगता है कि उसकी भूख मिट गई। तो ये जरूरत थी, चिंतन नहीं था।
उसे पता नहीं था कि यही चीज खानी है, क्या पता उस फल में, फ्रूट में जहर होता, मर जाता, है ना। तो एक चिंतनहीन व्यक्ति के पास ज्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं काम करने की। तो इसी वजह से मनुष्य जो है, आरंभिक मनुष्य समाज प्रकृति में पूरा का पूरा लीन था, प्रकृति पर ही पूरा का पूरा निर्भर था। यही है महत्वपूर्ण आधार जो कि आपको समझना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे जब आप चलेंगे तो प्रकृति का मानवीकरण की बात होती है, प्रकृति के मानवीकरण की बात होती है। समय के साथ मानव का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जो है वो हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास इस आधार पर किया गया था कि मनुष्य का जीवन जो है वो इन्हीं आयामों के ओर जो है वो घूमेगा, है ना। कैसे? देखो, जब मनुष्य अकेला पड़ा तो उसने अपने आसपास समाज बनाया, लोगों का एक समूह बनाया और उस समूह के आधार पर शिकार करने लगे। आरंभिक मनुष्य समाज की बात कर रहा हूं, है ना। धीरे धीरे जब ये सिचुएशन चेंज होती है, स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो उस समाज में यह देखा गया कि महिलाओं को कुछ एक काम दे देते हैं अलग। पुरुष शिकार करेंगे, महिलाएं घर में खाना बनाएंगी। यह काम का विभाजन, कार्य विभाजन जो है वो उस समय हो गया। तो इस समाज की बात है। और जब उसने समाज बनाया तो इन समाज के विभिन्न समूहों ने अपने सांस्कृतिक आधार भी तो बनाए, है ना। मान लीजिए एक समूह को एक चीज बहुत पसंद आ रही है करने में, शिकार को हड्डियों के साथ खाने में एक को मजा आ रहा है, दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मांस खाना है, और इसे लोगों ने आगे सांस्कृतिक आधार पर जोड़ दिया। यही चीज मैं आपको समझाने को कह रहा हूं। बेहतर तकनीक के कारण मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करना शुरू किया। अधिक प्रभावी उपयोग जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर अधिक प्रभावी प्रयोग नहीं करता तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में पड़ जाती, है ना। मानव ने खेत, शहर, सड़कें, बांध बनाकर प्राकृतिक परिदृश्य को बदला है। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रकृति मानव को कैसे प्रभावित करती है, मानव कैसे प्रभावित करता है। अब खुद सोचिए, एक पहाड़ ऐसे था, मनुष्य ने पहाड़ को इस तरीके से उकेरा कि वो आपका रॉक कट कहते हैं ना, मतलब पत्थरों को काट कर क्या बना दिया, मंदिर बना दिया आपका। जैसे कि आज अटल दर्रा है। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच से रास्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, जिससे समय भी कम लगता है और चीजें भी सही हो जाती है। तो यह काम मनुष्य ने कर दिया। तो मनुष्य ने क्या किया? प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया ताकि वो आसानी से अपने काम जो है वो कर सके, उसमें प्रकृति अड़चन ना बने। वरना प्रकृति पर्वत ही तो थी, उस पर्वत के बीच से रास्ता निकाल देना वो एक महत्वपूर्ण बात थी। आगे चलेंगे, फिर आता है संभाव्यवाद। संभाव्यवाद, है ना। अब देखो, इस विचार के अनुसार क्या है? प्रकृति अवसर प्रदान करती है, अवसर देती है प्रकृति, इंपॉर्टेंट, और मनुष्य अपनी क्षमता और तकनीक के का आधार पर उनका उपयोग करता है। इन दोनों के आधारों पर आप उपयोग देखेंगे मनुष्य का, और मनुष्य को प्रकृति अवसर कैसे प्रदान करती है वो भी देखेंगे। मानव द्वारा बनाए गए परिवर्तित क्षेत्र को सांस्कृतिक परिदृश्य कहा जाता है। सांस्कृतिक परिदृश्य कहा जाता है मनुष्य के द्वारा परिवर्तित चीजों को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है जो कि आपको याद रखना है। किसके आधार पर? संभाव्यवाद के आधार पर। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नवनिर्धारणवाद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आज। नवनिर्धारणवाद क्या है? इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, नवनिर्धारणवाद को, है ना। क्या है इस थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार? इसके अनुसार ना तो प्रकृति पूरी तरह मानव को नियंत्रित करती है और ना ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ना ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता है और ना ही
प्रकृति मानव को पूरी तरह नियंत्रित करती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सा सही सही लगता है ना? क्यों? क्योंकि मानव पूर्णतः स्वतंत्र तो है ही नहीं। हाउ कैन यू से दैट? कैसे कह सकते हैं आप, है ना? और दूसरी चीज है, प्रकृति मानव को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर रही है। जाहिर सी बात नहीं कर रही है, कुछ आधार पर नियंत्रित कर रही है, बट पूरी तरह से नहीं कर रही है। और जब आप पूरी तरह से निकाल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य का जीवन ही आश्रित है प्रकृति पर। ठीक है? तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, मानव प्रकृति के नियमों का पालन करने हेतु ही विकास कर सकता है, करते हुए ही विकास कर सकता है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए विकास कर सकता है। इसे रुको और चलो सिद्धांत भी कहा जाता है। रुको और चलो सिद्धांत जो है वो आप याद कर लेंगे, किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं भूगोल के पाठ पर, भूगोल की चीजों पर, तो वो आपको ध्यान में थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है? अन्यथा थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। चलें आगे चलते हैं। समय के साथ मानव भूगोल का विकास। अभी समय के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ कैसे, है ना? अब देखो, मानव भूगोल तभी तो आया होगा जब मनुष्य का अस्तित्व पैदा हुआ होगा भूमि पर, है ना? ठीक है? और जब आप देखेंगे मनुष्य ने जमीन पर आकर, मनुष्य को जब अकेलापन महसूस हुआ तो उसने क्या किया होगा? उसने समाज बनाया होगा। हालांकि आरंभिक दौर में समाज में जो भी संपर्क था वो बहुत ही कम होगा, पर क्या वो आगे जाकर बढ़ा नहीं होगा? क्योंकि धीरे धीरे ही हर एक चीज की बढ़त होती है ना? और अगर आप देखेंगे फिर जैसे मानव का आरंभिक विकास होता है, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आपने जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, है ना? वो आरंभिक समाज तो नहीं था, आधुनिक समाज था, पर जिस टाइम वो भारत में आए थे वो उससे क्या होता है? उससे आपकी सांस्कृतिक चीजों के बारे में पता लगता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की, है ना? तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे क्या है, देखो, मानव भूगोल का अध्ययन कब शुरू हुआ? जब पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व आया। मानव ही नहीं होता तो मानव भूगोल ही नहीं होता ना, सिर्फ भूगोल ही होता, वही वाला जो आप कक्षा 11वीं में पढ़ के आए हैं, है ना? अभी तक भी आप वही पढ़ रहे होते कि भारत में वनस्पति जो है उसके अंतर्गत आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियां, है ना, ये सब ही पढ़ रहे होते आप आज भी। तो उसे आपने हटाया, रीजन क्योंकि आपको ये चीजें पता है। प्रारंभ में विभिन्न समाजों के बीच संपर्क कम था, जाहिर सी बात है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में खोज यात्राओं से विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बारे में जानकारी जो है वो बढ़ी है ना? और जानकारी जब बढ़ती है तो उसी आधार पर चीजें सही तौर पर दिखती हैं। इससे मानव भूगोल का विकास अधिक व्यापक और वैज्ञानिक रूप से ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो वो विभिन्न स्तर पर आपको बताता है कि कैसे चीजें करनी है। ठीक है? तो ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण आधार है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? डन डन डन। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चला जाए आगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हुए चीजों को। अब आता है मानव भूगोल का बहुविषयी प्रकृति। बहुविषयी प्रकृति मतलब देखो, मानव का जो जीवन है वो एक ही स्थान पर नहीं है, एक ही चीज पर नहीं है। मानव की जो रुचि है वो अलग अलग विषयों में भी प्राप्त होती है, प्रदान होती है। जैसे कि मानव भूगोल एक बहुआयामी विषय है, समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं से जुड़कर मानव जीवन को समझने में ये सहायता प्रदान करता है। अब मानव भूगोल में काफी सारी चीजें हैं, है ना? ठीक है, पढ़ते हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में आप क्या करेंगे? सामाजिक भूगोल में आप क्या करेंगे? अब देखो, मानव भूगोल के अंतर्गत ही इन्हें आप 3 भागों में बांट सकते हो, है ना? 3 भागों में। सामाजिक भूगोल समाज का अध्ययन है, सांस्कृतिक भूगोल संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन है, लैंगिक भूगोल लिंग आधारित अध्ययन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर स्त्री और पुरुष की। अब भाई, मानव अस्तित्व में आया, मानव ने समाज बनाया, सांस्कृतिक आधार मानव ने बनाए, उसी आधार पर आप इन्हें सब पार्ट में बहुत ही ज्यादा
बहुआयामी विषयों में आराम से बांट सकते हैं, और मैं बता रहा हूं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है इतना बांटने में, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के समाज आप देख सकते हो। आगे जब आप चलोगे तो जनसंख्या और स्वास्थ्य के आधार पर भी मानव संबंधी प्रकृति होती है। जैसे जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का अध्ययन आप सभी को पता होगा, भारत में हर 10 वर्षों में क्या होती है, जनगणना होती है। अभी हुई नहीं है, मतलब अब 2026 में हो रही है डिजिटल सेंसस, है ना। 2021 में जो कभी होनी चाहिए थी अभी हो रही है। पर इससे क्या पता लगता है, इससे जनसांख्यिक भूगोल का पता लगता है कि इस पृथ्वी में, भारत के अंतर्गत इस धरती पर कितने लोग रह रहे हैं, है ना। और जब इन जनसंख्या भूगोल में आप लोगों का अध्ययन करते हो तो आपको पता लगता है प्रकृति के संसाधनों पर जोर है या नहीं, इसके बारे में भी पता लगता है आपको, ठीक है। इस चीज के बारे में भी आपको पता लगता है कि वाकई में ही मनुष्य के जीवन में सारी चीजें सही हैं या थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, फिर आता है आपका चिकित्सीय भूगोल। चिकित्सीय भूगोल क्या है, स्वस्थ और रोग के बारे में बताता है ना। स्वास्थ्य और रोग के बारे में बताएगा कि कौन से रोग जो है वो भौगोलिक आधार पर हुए। जैसे आज के टाइम पे अगर आप जाएंगे, है ना, बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति ऐसी हैं जिनकी जड़ी बूटियां आपको स्वस्थ करने के काम में आती है ना, आपकी बीमारी का उपचार करने के लिए आती है। तो चिकित्सीय भूगोल में वो सारी चीजें आएंगी, स्वास्थ्य, रोग और उसकी दवाई से संबंधित, जो कि आपकी प्राकृतिक औषधि से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आर्थिक गतिविधियां हैं। आर्थिक गतिविधियों में क्या आ जाएंगी, आर्थिक क्रियाएं। अब ये आर्थिक क्रियाएं कई सारे क्षेत्रों में डिवाइडेड हैं, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। इन 3 आधारों पर आप आर्थिक गतिविधियों को बांट सकते हैं। मतलब आगे भी है, चतुर्थ है, पंचम है, अलग चीज है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खदान, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी आ जाते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में इन प्राथमिक क्षेत्रों से जो आपको कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर अंतिम वस्तुएं बनाई जाती हैं द्वितीय क्षेत्रों में, या इन्हें भी छोड़ दें तो कुछ अलग प्रकार के कच्चे माल से अंतिम वस्तुएं औद्योगिक आधार पर बनाई जाती हैं। तृतीयक आधार में, तृतीयक क्षेत्र में आपकी सेवाएं आ जाएंगी, ठीक है। ओके, महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद आएंगे आप औद्योगिक भूगोल पर। औद्योगिक भूगोल में उद्योग आ जाते हैं, मतलब कृषि भूगोल भूल गया मैं कृषि गतिविधियों में आपका यही चीज आ जाएंगी। व्यापार और पर्यटन में आपका ये तृतीय क्षेत्र आ जाएगा। तो बेसिकली आर्थिक भूगोल को आप फिर सब कैटेगराइज कर सकते हो 3 पार्ट्स में, और वो तीनों पार्ट्स मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के कारण बता दे, मतलब के अंतर्गत बता दिए हैं। यही आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलेंगे आप। आगे जब आप चलते हो तो नगरीय और राजनीतिक क्षेत्र आ जाते हैं आपका। नगरीय भूगोल क्या है, नगरों के बारे में अध्ययन। पुणे है, नागपुर है, अब अगर मैं और नगरों की बात करूं सिटी में, वाराणसी सिटी है आपका, है ना, विशाखापट्टनम। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण आधार हैं जिन पर आप ये डायरेक्टली बात कस सकते हो कि नगरों का अध्ययन हमें करना है। मुंबई, अहमदाबाद, थाने, बेंगलुरु, हैदराबाद। राजनीतिक भूगोल में राजनीति और सीमाओं के बारे में बात होती है, जैसे कि आपने मेरे को ना हमेशा मैं ये वर्ड हिंदी में भूल जाता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, मतलब राज्य की इकाइयां, राज्य की इकाइयां, है ना, भौगोलिकता का निर्धारण, ये सारी चीजें आपका राजनीतिक भूगोल में आती हैं। उसके बाद आता है आपका निर्वाचन भूगोल, चुनावों का अध्ययन। हर एक चीज ज्योग्राफी है अगर आप देखेंगे, क्योंकि प्रकृति के आधार पर ही उसे आप लिंक करके देखते हैं, पर्यावरण निर्धारणवाद के आधार पर, ठीक है।
महत्वपूर्ण है। और इन सभी से क्या निष्कर्ष निकलता है कि मानव भूगोल जो है वो ये स्पष्ट करता है कि मानव और प्रकृति का संबंध निरंतर बदलता रहता है। जाहिर सी बात है बदलता रहेगा, क्योंकि आरंभिक समाज में मनुष्य जो है, मानव जो है, वो अपने आधार पर काम कर रहा था, है ना, अपने को मुख्य मानकर वो काम कर रहा था, जाहिर सी बात है। और उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, आधुनिकता सामने आई और आधुनिकता के आधार पर चीजें स्थिर ना होकर परिवर्तित होती रही। मानव ना तो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है, ना ही प्रकृति पूर्णता नियंत्रण रखता है। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन ही सतत विकास का आधार है, और सतत विकास ही आपका धारणीय विकास, पहला पॉइंट। दूसरा आपका है, पहला धारणीय विकास हो गया, और दूसरा है टिकाऊ विकास। ठीक है, इस आधार पर नाम आते हैं इनके। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसका धारणीय विकास या मैं कहूं सतत विकास का सीधा साधा मोटिव यह है कि आज के समय के संसाधनों का आप इस प्रकार उपयोग करेंगे कि आने वाली जो भी पीढ़ी है उनको ये संसाधनों की उपलब्धि हो जाए। अगर हो जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाएंगी तो प्रॉब्लम्स तो है ही, प्रॉब्लम तो है ही, है ना। तो उनसे बचने का काम आपका यही है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेक श्योर, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसलिए ये इतना बड़ा है। और इसके बाद जो वन शॉट्स आते रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर के। वो क्लास 12th की जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के कोई सा भी चैप्टर हो वो आपको मिल जाएगा। मिड टर्म एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर हो जाएंगी, चिंता करने की बात नहीं। मैं हूं आपके साथ, दृष्टि स्कूल है आपके साथ, हर एक चीज वुड बी सॉर्टेड। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।